हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का वीडियो लेकर आया। नर्वस सिस्टम का जो इकाई होता है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। अब इस न्यूरॉन को एक और नाम दिया गया है जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन जिसको कि हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। न्यूरॉन दूसरा नाम इसका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। नर्व सेल ये क्या है? ये नर्वस सिस्टम का इकाई है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो इन्हीं के मिलने से बना हुआ होता है। इसलिए इसे हम नर्वस सिस्टम का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है। यानी अगर हम कहें कि हमारे नर्वस सिस्टम का रचना न्यूरॉन से हुई है और हमारा नर्वस सिस्टम का जो कार्य होता है वो न्यूरॉन का जो कार्य होता है वही हमारा नर्वस सिस्टम का भी कार्य होता है। इसीलिए तो हम इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसका रचना जब हम देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। यानी न्यूरॉन को अगर हम इसका रचना देखें तो न्यूरॉन का मुख्य रूप से दो पार्ट ही होते हैं। ठीक है। ये दो पार्ट क्या क्या होते हैं? एक होते हैं साइटोन, जिसको सोमा भी कहते हैं। एक क्या है? साइटोन। और दूसरा है प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है जिसको प्रवर्धक भी कहते हैं हिंदी में, प्रवर्धक। अब ये जो प्रोसेस है इसको फिर दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है डेंड्रोन और दूसरा होता है एक्सॉन। प्रोसेस को कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। अब ये दो भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग हुआ इसका एक्सॉन और दूसरा भाग हुआ डेंड्रोन। पहला भाग हुआ एक्सॉन और दूसरा भाग हुआ डेंड्रोन। और ये साइटोन को हम सोमा भी बोलते हैं। सोमा। तो एक सोमा हो गया, दूसरा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस के दो भाग एक्सॉन और डेंड्रोन। अब जब इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इसको ध्यान से देखिए कि स्ट्रक्चर में ये किस तरह से दिखाई देते हैं। तो अगर हम एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें सबसे पहले तो एक कोशिका नुमा रचना इसमें दिखाई देते हैं। ये जो कोशिका नुमा रचना है ये इस तरह का रचना है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब इस डायग्राम को बनाते हुए देखकर आप डायग्राम बनाना भी सीख जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसको हम किस तरह से बना रहे हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, एक सेल जो साइटोन कहलाता है वो इस तरीके से होता है। अब इसमें कई ब्रांचिंग होते हैं। इस ब्रांच को आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। ये ब्रांचिंग को आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप कोशिश करेंगे, बिल्कुल बन जाएगा।
ये आपका जो रचना है इसको हम डेंड्राइट भी कहते हैं, और ये जो रचना है इसको हम डेंड्रोन भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब ये जो पोर्शन है ये आगे चल करके एक्सॉन बनाता है। तो एक्सॉन जो बनेगा वो एक सीधा लाइन इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, इस तरह से, और यहाँ से आप इस तरीके का रचना आपको बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा कर्व भी कहीं कहीं पे होता है, और अंत में जाकर ये ब्रांचिंग हो जाते हैं। इस तरीके से ब्रांच बनाते हैं, जिसको एक्सॉन ब्रश भी बोलते हैं। अब बनाना सीखें। ये है इसका रचना। ठीक है। अब ये जो पोर्शन है इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं। ये जो रचना है ये माइलिन शीथ, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर देखेंगे एक अंडाकार कोशिका भी आपको मिलने वाला है। तो ये जो अंडाकार कोशिका यहाँ पे मिलता है इसको स्वान सेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। जो अंडाकार कोशिका है इसको स्वान सेल भी कहा जाता है। ये लेयर को माइलिन शीथ कहते हैं। इस रचना को माइलिन शीथ भी कहते हैं। ये माइलिन शीथ रचना, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो गड्ढा वाला भाग है इसको रेनवियर का गांठ भी कहते हैं। ठीक है। हम अभी इसका थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन देखते हैं। ये जो रचना है इसके भीतर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक के भीतर केंद्रिकाएं, एक केंद्रिका उपस्थित होते हैं और बाकी इसके अंदर न्यूक्लियस का जो द्रव्य है वो भी मिलता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि निसिल्स का कण पाया जाता है जो बिल्कुल दाने के जैसा होता है, इस तरह से। इसको निसिल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये आरएनए का बना हुआ होता है
है ना। ये दरअसल क्या है, राइबोसोम का ही कण है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। ठीक, इसके साथ साथ ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे अंग उपस्थित होते हैं। लेकिन एक अंग जो इसमें नहीं उपस्थित होते हैं वो है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम जो होता है वो निष्क्रिय अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूरोफाइब्रिल भी मिलते हैं, यानी प्रोटीन का बना हुआ धागा नुमा रचना जिसको कि न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं, ये भी इसके अंदर कहीं न कहीं देखने को मिलता है। ये रचना इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये दरअसल क्या है, दरअसल सेल है। ये क्या है, दरअसल कोशिकाएं हैं, लेकिन इसका जो कोशिका है ये गोलाकार नहीं हो करके कई आकृति के हो सकते हैं। अंडाकार भी हो सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से अनियमिताकार भी हो सकते हैं। इस रचना को हम डेंड्राइट कहते हैं। इस रचना को क्या कहेंगे, डेंड्राइट। डेंड्राइट कौन सा रचना को कहेंगे, जो न्यूरॉन का साइटोन से निकलने वाले जो रचना है उसको डेंड्रोन कहते हैं, और डेंड्रोन से जो पतले पतले धागे नुमा रचना निकल रहे हैं उसको डेंड्राइट कहते हैं। तो ये क्या होगा, ये डेंड्रोन होगा। ये क्या होगा, ये डेंड्रोन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस होगा, इसको न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, इसको एक्सॉन हिलक कहते हैं। इसको एक्सॉन हिलक मतलब साइटोन का वह भाग जहाँ से आपका एक्सॉन की उत्पत्ति होती है उसे एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। ये आपका रेनवियर का गांठ कहा जाता है। ये जो पोर्शन है जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होता है उसको रेनवियर का गांठ कहा जाता है। रेनवियर नोड, रेनवियर नोड। रेनवियर नोड किसको कहेंगे, जहाँ पर कि माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है उसी को हम कहेंगे रेनवियर का गांठ कहते हैं। ठीक है, ये हमारा रेनवियर का गांठ, ये रचना है। और इसमें जो अंडाकार कोशिकाएं हैं उस अंडाकार कोशिका को हम क्या कहते हैं, ये अंडाकार कोशिका यहाँ भी है, कई जगह होते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, इस पोर्शन में भी हो सकते हैं, इस पोर्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्वान सेल। इसको हम स्वान सेल भी कहते हैं। स्वान सेल, स्वान सेल कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडी भी है। ठीक है, और ये जो इसका नीचे वाला रचना है इसको हम एक्सॉन ब्रश कहते हैं। एक्सॉन ब्रश। ठीक, और ये जो नोब नुमा रचना है इसको एक्सॉन बटन भी कहते हैं। ठीक है, और ये सारा रचना जो है एक्सॉन टर्मिनल भी कहा जाता है। एक्सॉन टर्मिनल। अब यहाँ पे देखेंगे
कि इसके अंदर जो रचनाएं पाई जाती है, इन रचनाओं को हम किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो एक एक रचना के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो रचना आप साइटोन देख रहे हैं, क्योंकि न्यूरॉन का दो पार्ट हुआ, एक साइटोन हुआ और दूसरा प्रोसेस हुआ। प्रोसेस में देखिए ये आपका डेंड्रोन है, डेंड्राइट है, और जो साइटोन से निकलने वाले रचना एक्सोन भी है। तो सबसे पहले हम साइटोन का अगर चर्चा करें तो यह क्या है, तो न्यूरॉन का एक सेल नुमा रचना है, कोशिका नुमा रचना है, जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित होते हैं, यानी न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड, न्यूक्लियोप्लाज्म और केंद्रिका, जिसको कि न्यूक्लियोलस कहते हैं, ये भी इसमें पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म जो होते हैं उसको हम न्यूरोप्लाज्म भी बोलते हैं। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको न्यूरोप्लाज्म भी कहा जाता है। न्यूरोप्लाज्म किसके अंदर, यानी सोमा के अंदर या साइटोन के अंदर जो द्रव्य पाए जाते हैं केंद्रक के बाहर, ठीक है, उसको न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, और इसके जो एक्सोन के अंदर द्रव्य पाए जाते हैं इसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, एक्सोप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो एक न्यूरोप्लाज्म है, दूसरा एक्सोप्लाज्म है। तो न्यूरोप्लाज्म आखिर है क्या, ये कोशिका द्रव्य है, किसका, तो साइटोन के अंदर उपस्थित जो कोशिका द्रव्य है उसी का नाम है न्यूरोप्लाज्म। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बटी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि सभी कोशिकांग मौजूद होते हैं, परंतु इसमें सेंट्रोसोम का अभाव होता है, और यही कारण है कि ये जो न्यूरॉन होते हैं ये विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात जन्म के समय में जितनी न्यूरॉन की संख्याएं होती है, एडल्ट के समय में भी हमारे शरीर के अंदर उतना ही न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं परंतु ये विभाजित नहीं कर पाते। ठीक, अब यहाँ पे देखें कि इससे जो प्रवर्धक निकल रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, तो साइटोन से दो तरह के प्रवर्धक निकलते हैं। एक पतले धागेनुमा रचना जो निकलता है उसको डेंड्रोन कहते हैं, और जो मोटे बेलनाकार रचना निकलते हैं और लंबे रचना निकलते हैं उसको हम लोग एक्सोन कहते हैं। ठीक, डेंड्रोन आगे चल करके डेंड्राइट में बदल जाते हैं, यानी कई शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसको हम डेंड्राइट भी कहते हैं। डेंड्राइट का संबंध कहाँ से होता है वो देखिए। डेंड्राइट का संबंध या तो सेंसरी ऑर्गन से होगा, या तो फिर ये किसी अन्य न्यूरॉन से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका फंक्शन क्या होता है, डेंड्राइट का फंक्शन होता है संवेदी अंगों से संवेदना को ग्रहण कर डेंड्रॉन के अंदर भेज देना। यानी डेंड्राइट का फंक्शन क्या है, संवेदी अंगों से या किसी दूसरे न्यूरॉन से संवेदना को ग्रहण कर कहाँ भेजना, तो डेंड्रॉन के अंदर भेज देना। क्लियर। अब ये जो डेंड्रॉन है इसका फंक्शन होगा कि डेंड्राइट से जो संवेदना आ रहा है उस संवेदना को ग्रहण कर ये क्या करता है, साइटोन के अंदर भेज देता है। ठीक है, इस तरह से संवेदना का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। यानी ये संवेदना नर्व इम्पल्स के रूप में डेंड्राइट से डेंड्रोन में आती है, डेंड्रोन से फिर साइटोन में आ जाते हैं। अब ये साइटोन का फंक्शन क्या है, ये साइटोन क्या करता है, डेंड्रोन से संवेदना को ग्रहण कर ये एक्सोन की ओर क्या करता है, उस संवेदना को भेज देता है। ठीक है, यह है साइटोन का फंक्शन। और चूंकि साइटोन के अंदर कोशिका का सारा मटेरियल मौजूद होता है, इसलिए ये साइटोन विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं को भी संपन्न करते हैं, अर्थात ये पोषण में भी क्या होता है, सहायता करते हैं। ये जो साइटोन का समूह है ये ज़्यादातर ग्रे मैटर का निर्माण करता है। ठीक, साइटोन क्या करते हैं, ग्रे मैटर का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद वाला जो रचना है इसको साइटोन का जो निचला भाग है जहाँ से एक्सोन की उत्पत्ति होती है उसको एक्सोन हिलक कहते हैं। अब ये जो एक्सोन हिलक है इसके नीचे का जो रचना है वो एक्सोन कहलाते हैं।
अब ये एक्सॉन जो हम लोग देखते हैं, तो एक्सॉन क्या है, एक मोटे लंबे प्रवर्धक जो साइटोन से निकलते हैं उसी को हम कहते हैं। अब ये जो साइटोन है इसमें 3 लेयर होते हैं, ठीक है। इसका जो सबसे बाहर का लेयर है उसको न्यूरीलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूरीलेमा कहते हैं, ठीक है। न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा कहते हैं, ठीक है। और जो इसका मध्य का लेयर है इसको माइलिन शीथ कहते हैं, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ कहते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ कहें या मेडुलरी शीथ कहते हैं, ठीक है। मेडुलरी शीथ भी कह सकते हैं या माइलिन शीथ भी कहते हैं इसको, ठीक है। और मेडुलरी शीथ, मेडुलरी, मेडुलरी शीथ, इसको मेडुलरी शीथ भी कहा जाता है। ये मध्य का लेयर है। कभी कभी देखा गया है कि किसी किसी में ये मेडुलरी शीथ नहीं पाए जाते हैं, तो जिसमें मेडुलरी शीथ नहीं पाए जाते हैं ऐसे न्यूरॉन को हम नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं, और प्रायः मेडुलरी शीथ पाया जाता है, इसको मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। अब देखा गया है कि ये तो दूसरा लेयर है। तीसरा लेयर जो इसमें होता है इसको एक्सोलीमा कहते हैं। ये तीसरा लेयर है, जो सबसे भीतर का लेयर है इसको एक्सोलीमा कहते हैं, एक्सोलीमा, ठीक है। अब ये जो एक्सोलीमा है ये सबसे भीतर का लेयर है, जो किसको घेर करके रखता है, तो इसके एक्सोन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है जिसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, तो एक्सोप्लाज्म को चारों तरफ से घेरे रखने वाला जो रचना है वो एक्सोलीमा, यानी सबसे भीतरी परत है जिसको एक्सोलीमा कहते हैं। अब यहाँ देखा गया है कि न्यूरीलेमा और मेडुलरी शीथ के बीच में एक अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है जिसको कि हम स्वान सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। और ये सारा एक्सोन जो है, इस एक्सोन का फंक्शन एक ही है कि ये साइटोन से क्या करता है, संवेदना को ग्रहण करता है और दूसरे न्यूरॉन में वो क्या करता है, भेज देता है। यानी ये संवेदना इधर से आएगा, आने के बाद ये क्या होगा, कहाँ जाएगा, तो एक्सोन टर्मिनल के अंदर जाएगा। एक्सोन टर्मिनल के अंदर जाने के बाद यहाँ से फिर क्या होता है, एक दूसरा न्यूरॉन की उत्पत्ति होती है। अर्थात यहाँ से दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन है वो इससे क्या होता है, मिल जाता है। अब मिल करके फिर क्या होता है, दूसरा न्यूरॉन से ये जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो जुड़ाव स्थान है, इस जुड़ाव स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स। तो एक रचना और भी आ गया जिसको हम सिनेप्स कहते हैं। अब सिनेप्स कहाँ मिलता है, तो किसी भी न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जिस स्थान पर क्रियात्मक रूप से जुड़ते हैं उसी को हम कहते हैं, उसी को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं इसको? सिनेप्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखा गया है कि सिनेप्स के पास एक दरार पाया जाता है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर बहुत सारे फाइबर नुमा रचना उपस्थित होते हैं, और इससे इस सिनेप्टिक बटन से एक तरह का केमिकल का स्राव होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? सिनेप्टिक नोब से उत्पन्न होने वाले स्रवित रासायनिक पदार्थ। ये दरअसल क्या होता है, ये दरअसल एसिटाइल कोलिन होता है। ये क्या होता है? एसिटाइल कोलिन, इसको हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ACETY, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक क्या है, एक द्रव पदार्थ है जिसको कि हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर।
न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर और भी एग्जाम्पल है, लेकिन एक एसिटाइल कोलिन भी है जिसको कि हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। ये एक रासायनिक पदार्थ है। तो चूंकि ये सिनेप्स जो होते हैं वो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन का जुड़ाव स्थान होता है, परंतु ये जुड़ाव जो होता है बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे गैप होते हैं। ठीक है, इस गैप के अंदर ही ये न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन उपस्थित होते हैं, एसिटाइल कोलिन, जिसको न्यूरॉन ट्रांसमीटर भी कहते हैं, जो कि संवेदना को क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संवेदना को भेजता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है, एसिटाइल कोलिन का ये फंक्शन है। ठीक है, अब न्यूरॉन क्या होता है कि आगे फिर संवेदना को वो क्या करता है, इस तरह से बढ़ाते चला जाता है और हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में संवेदना स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं न्यूरॉन के प्रकार कितने होते हैं। न्यूरॉन जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन, टाइप ऑफ न्यूरॉन। अब टाइप ऑफ न्यूरॉन हम लोग किसके आधार पर देख रहे हैं? अगर माइलिन शीथ के आधार पर देख रहे हैं, माइलिन शीथ के आधार पर अगर हम लोग देखें, माइलिन शीथ, अकॉर्डिंग टू माइलिन शीथ, तो अकॉर्डिंग टू माइलिन शीथ अगर देखें तो ये दो प्रकार के हुए। एक हुआ मेडुलेटेड न्यूरॉन, मेडुलेटेड न्यूरॉन, और दूसरा हुआ नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन, नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन। ठीक है, परंतु अगर हम इसको फंक्शन के आधार पर देखें, टाइप ऑफ न्यूरॉन, टाइप ऑफ न्यूरॉन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अगर फंक्शन के हिसाब से अगर हम लोग इसको देखें तो फंक्शन के हिसाब से न्यूरॉन के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। एक होता है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जिसको कि एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। और दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं इफेरेंट, क्या कहेंगे, इफेरेंट न्यूरॉन कहेंगे। और तीसरा होता है एडजस्टर न्यूरॉन, एडजस्टर न्यूरॉन, इसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि न्यूरॉन का फंक्शन के आधार पर कितने भागों में इसे बांटा गया है, कार्य के आधार पर, इसको हम कार्य के आधार पर बोल सकते हैं, कार्य के आधार पर। अब समझते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन किसको कहते हैं और एफरेंट क्यों कहते हैं इसको। तो चूंकि देखिए सेंसरी न्यूरॉन का मतलब हुआ कि वे न्यूरॉन जो संवेदी अंगों से संवेदना को ग्रहण कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में या हमारा ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहुंचा दे, तो उसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर है? सेंसरी न्यूरॉन किसको कहेंगे? ये हमारा ब्रेन है और इसके साथ साथ ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो चूंकि ब्रेन के अंदर संवेदना आने के लिए या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर संवेदना आने के लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारा क्या होगा, संवेदी अंग होगा, जहाँ से संवेदना क्या होगा, इसके अंदर प्रवेश करेगा, चाहे वो ब्रेन के अंदर प्रवेश करे या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रवेश करे।
तो जब भी ये संवेदना इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये जो जिस न्यूरॉन के द्वारा इस संवेदना को ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहुंचाया जाता है, इसी को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा बहुत ही आसान हो गया कि ये होगा रिसेप्टर। रिसेप्टर हमारा आँख, कान, नाक कुछ भी हो सकता है रिसेप्टर। तो इस रिसेप्टर के द्वारा, है ना, संवेदना को ग्रहण कर वो क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में लेकर आता है। इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, चाहे वो ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो। स्पाइनल कॉर्ड हमारे रीढ़ के हड्डी के भीतर में उपस्थित होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ब्रेन हमारा स्कुल के अंदर उपस्थित होता है। स्कल जो होता है वो हमारा ब्रेन का ऊपरी लेयर है, ऊपरी कठोर आवरण है जिसके अंदर ब्रेन उपस्थित होते हैं। तो इस ब्रेन के अंदर लाए या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लाए तो उसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, इसको एफेरेंट भी कहते हैं। कारण क्या है कि ये परिधीय वाला भाग से केंद्रीय वाला भाग के तरफ संवेदना का स्थानांतरण करता है, इसलिए इसको एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। दूसरा है मोटर न्यूरॉन। अब क्या होता है कि जो संवेदना हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या फिर ब्रेन के अंदर आया है, उस संवेदना का रिएक्शन के लिए क्या होगा, एक दूसरा न्यूरॉन उसको हमारे मसल्स तक क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो मसल्स तक पहुंचाने के लिए या किसी ग्लैंड तक पहुंचाने के लिए एक दूसरा न्यूरॉन क्या करता है, उस संवेदना को स्थानांतरित करता है। तो ये अगर एक दूसरा हमारा इफेक्टर ऑर्गन है, इस इफेक्टर ऑर्गन में हमारा इफेक्टर ऑर्गन के अंदर हमारा क्या क्या आ सकता है, ग्लैंड भी आ सकता है ना, या फिर हमारा मसल्स भी आ सकता है। तो ये ग्लैंड हो या मसल्स हो, ये सारा का सारा कहलाता है इफेक्टर ऑर्गन। तो इस इफेक्टर ऑर्गन के अंदर पहुंचाने वाला जो न्यूरॉन होते हैं या जो नर्व सेल होते हैं, उसी को हम कहते हैं इफेक्टर, उसी को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। इसी का नाम है मोटर न्यूरॉन और इसी का नाम है एफेरेंट न्यूरॉन। एक मिनट, इसको कहते हैं इफेरेंट। तो अब इफेरेंट इसको क्यों कहें, इफेरेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केंद्रीय वाला भाग से ये संवेदना को क्या करता है, परिधि वाले भाग के तरफ लेके जाता है। यानी केंद्र से परिधि के तरफ ये संवेदना का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। इसीलिए इसका नाम इफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। इसका नाम एक इफेरेंट न्यूरॉन भी दिया गया है क्योंकि ये संवेदना को हमेशा केंद्र वाला भाग से परिधि वाले भाग के तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, यानी इफेक्टर के अंदर ये संवेदना को पहुंचाते हैं। इफेक्टर के अंदर जैसे ही संवेदना पहुंचता है, हम अपना रिएक्शन को करते हैं। यानी कोई भी संवेदी अंगों से जो संवेदना हमारे ब्रेन के अंदर जाता है तो फिर हम उसका रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन करने के पीछे कारण क्या है कि हमारा मोटर नर्व क्या करता है, हमारा इफेक्टर ऑर्गन को आदेश देता है और उसी आदेश के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा मोटर न्यूरॉन ही है जिसको कि हम इफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आए हुए संवेदना को इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाने वाला जो न्यूरॉन होता है उसी को हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, उसी को हम इफेक्टर न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर है। अब आता है एडजस्टर। एडजस्टर किसको कहते हैं, जो एडजस्ट करता हो। एडजस्ट करता हो मतलब कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कुछ ऐसे भी न्यूरॉन होते हैं जो क्या करता है, तो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। अर्थात एफेरेंट और इफेरेंट के बीच में वो क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। इसीलिए इसको संयोजी न्यूरॉन भी कहते हैं। एडजस्टर का दूसरा नाम है संयोजी
संयोजी न्यूरॉन, ठीक है। इसको कहते हैं संवेदी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन को कहते हैं संवेदी न्यूरॉन कहते हैं। इसको कहते हैं चालक न्यूरॉन, हिंदी में अगर कहें तो ये चालक न्यूरॉन हो गया, और ये हो गया संयोजी न्यूरॉन हो गया। तो ये फंक्शन के आधार पर हम न्यूरॉन को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अब आता है न्यूरॉन का प्रकार, जो किसके आधार पर, तो स्ट्रक्चर के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन को अगर हम देखें तो ये 5 भागों में बटे होते हैं। पहला है एपोलर न्यूरॉन, दूसरा है यूनिपोलर न्यूरॉन, तीसरा है बाइपोलर न्यूरॉन, चौथा है मल्टीपोलर न्यूरॉन, और पांचवा है सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। इस तरह से न्यूरॉन को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, किसके आधार, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। एपोलर न्यूरॉन किसको कहते हैं, कहता है वैसे न्यूरॉन जिसमें कोई भी प्रवर्धक नहीं पाया जाता है। यानी कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं कि जिसमें कि कोई प्रवर्धक होता ही नहीं। यानी इस तरह का अगर न्यूरॉन देखें जिसमें कि केवल साइटोन ही हो, है ना, ओनली क्या हो, साइटोन हो। तो साइटोन अगर केवल हो, लेकिन इसमें कोई भी ना तो एक्सोन होता है ना ही डेंड्रोन डेंड्राइट होता है, तो ऐसे न्यूरॉन को ही हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपोलर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिपोलर का मतलब होता है वैसे न्यूरॉन जिसमें कि केवल एक एक्सॉन रहता है लेकिन डेंड्रॉन नहीं रहता। तो ऐसा न्यूरॉन देखने में कैसा लगेगा, देखने में आपको इस तरीके का लगेगा, क्योंकि इसमें क्या क्या है, एक एक्सॉन है और एक साइटोन है। तो एक साइटोन है और एक एक्सॉन है। तो अगर एक साइटोन और एक एक्सॉन हो, यानी एक ही इसमें प्रवर्धक हो, इसीलिए इसका नाम दिया है यूनिपोलर। क्या दिया है इसका नाम, यूनिपोलर, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। तीसरा नंबर है बाइपोलर मतलब वैसे न्यूरॉन जिसमें कि एक एक्सॉन हो और उसके साथ साथ एक ही डेंड्रॉन उपस्थित हो। यानी इस तरह का न्यूरॉन आपको देखने में कैसा लगेगा, ये आपका साइटोन है और ये इसका एक्सॉन है, लेकिन यहाँ से एक ही इसमें डेंड्रॉन और डेंड्राइट निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो न्यूरॉन होगा जिसमें एक डेंड्रॉन भी होगा, एक साइटोन भी होगा और एक एक्सॉन भी होगा। तो इस तरह का रचना वाले जो न्यूरॉन होते हैं वो न्यूरॉन कहलाता है कैसा, तो ये कहलाता है बाइपोलर। इसी को हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन इसको कहते हैं। और चौथा जो है वो मल्टीपोलर है, जिसका कि हमने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। इस तरह का डायग्राम जो बनाए थे, ये डायग्राम वाला जो है यही है आपका कौन सा, इसको कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं, जिसमें कि इस तरह से एक्सॉन भी है, ठीक है। कई इसमें क्या है, डेंड्रॉन डेंड्राइट भी है, ठीक है। तो ये 2 या 2 से अधिक अगर डेंड्रॉन होगा, साइटोन भी होगा
एक्सॉन भी होगा। तो ऐसे न्यूरॉन को ही हम कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसको क्या कहेंगे? मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन इसको कहेंगे। ठीक है। और 5वां नंबर जो आता है वो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। इस प्रकार के न्यूरॉन के प्रारंभिक अवस्था में 2 प्रवर्धक रहते हैं, लेकिन कहता है सेल बॉडी में वृद्धि के साथ साथ ये दोनों प्रवर्धक एक साथ मिल करके केवल एक प्रवर्धक में बदल जाते हैं। यानी शुरू शुरू में इसमें डबल रहते हैं, लेकिन बाद में चल करके इसमें केवल एक्सॉन के रूप में ही रह जाते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन को ही हम कहते हैं सूडो यूनिपोलर, यानी इसमें एक एक्सॉन होते हैं और एक साइटोन होते हैं। ठीक है। अंतर यही है कि ये प्रारंभिक अवस्था में इसमें एक क्या होगा, डेंड्रोन भी होगा, लेकिन बाद में यही डेंड्रोन समाप्त हो जाते हैं और ये एक ही प्रवर्धक के रूप में एक्सॉन रह जाते हैं। इसको हम कहते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग न्यूरॉन को देख लिए हैं। न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? न्यूरॉन का मेन फंक्शन है कि ये उद्दीपन को ग्रहण कर उसका परिवहन करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। संवेदी न्यूरॉन उद्दीपकों को ग्राहक अंगों से ग्रहण कर वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं, और चालक न्यूरॉन जो होता है उसको अपवाहक अंगों तक पहुंचाते हैं। तो ये न्यूरॉन का क्या हुआ, फंक्शन हुआ मुख्य रूप से। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम का एक और स्ट्रक्चर है जिसको कि हम कहते हैं न्यूरोगिलिया। तो न्यूरोगिलिया दरअसल क्या है, एक संयोजी ऊतक है, और संयोजी ऊतक जिसमें कि सारा न्यूरॉन उसमें भरे पड़े रहते हैं, और उसका भाग लगभग 90% होता है जो न्यूरोगिलिया का होता है, न्यूरोगिलिया, और उसके अंदर मात्र 10% न्यूरॉन होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी न्यूरॉन अगर काम नहीं करता हो तो हमारा न्यूरोगिलिया ही क्या करेगा, संवेदना का स्थानांतरण करेगा। यानी न्यूरोगिलिया का 2 फंक्शन मुख्य रूप से होते हैं। एक है तंत्रिका तंत्र को सहारा प्रदान करना, और दूसरा क्या है, बाहरी हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करना। ठीक, ये है न्यूरोगिलिया का काम। और न्यूरोगिलिया तभी काम करता है जब न्यूरॉन काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो ये सहारा प्रदान करते हैं, उसको सहायता प्रदान करते हैं। हम समझते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।